प्रिय विद्यार्थियों, हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, इसके बारे में चर्चा की और प्रकृति के बारे में भी चर्चा की। प्रकृति, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को समझने के लिए सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य को समझना भी आवश्यक है। अर्थात हम जो अनुसंधान कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, उसके क्या उद्देश्य होंगे। जब उद्देश्य की बात आती है तो ये माना जाता है कि सामाजिक अनुसंधान के अनेक उद्देश्य हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भी अपने अपने ढंग से उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। उन सबको सम्मिलित करते हुए, चाहे वो पीबी यंग का वर्गीकरण हो, गुडे महाट का हो या अन्य किसी भी समाजशास्त्री का हो, उन सबको हमने मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा व्यवहारिक उद्देश्य। अर्थात हम सामाजिक अनुसंधान को इन दो उद्देश्यों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सैद्धांतिक उद्देश्य की बात करते हैं तो सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत इसको लगभग हम 8 पार्ट में बांट के देख सकते हैं। पहला जो उद्देश्य है वो है अनुसंधान की दिशा निर्धारण। अर्थात हम जो अनुसंधान करने जा रहे हैं उसकी दिशा क्या होगी, उसका एक निश्चित दृष्टिकोण होगा, उसकी एक निश्चित विषय वस्तु होगी, किस उद्देश्य को लेकर के अनुसंधान किया जा रहा है, इस प्रकार से उसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो अनुसंधान का जो सैद्धांतिक उद्देश्य पहला वो है अनुसंधान की दिशा निर्धारण करना। दूसरा जो उद्देश्य है वो है संक्षिप्तीकरण करना। अर्थात अनुसंधान के अंतर्गत बहुत सारे तथ्य एकत्रित करते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, उनको संक्षिप्त में समझने का प्रयास भी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। अर्थात जो विस्तृत जानकारियाँ हैं उनको संक्षिप्त में किस प्रकार से प्रेषित किया जाए। तीसरा जो उद्देश्य है वो है ज्ञान की कमी बताना। चूँकि कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, ज्ञान सापेक्ष होता है। जो हमारा मौजूदा ज्ञान है उसके अंतर्गत क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उनको बताने का कार्य भी अनुसंधान करता है। चौथा जो सैद्धांतिक उद्देश्य है वो है तथ्यों की भविष्यवाणी करना। अर्थात जो तथ्य है वो भविष्य में किस प्रकार से परिवर्तित होंगे उसके बारे में पहले से कोई कथन जारी करना भविष्यवाणी कहलाता है। तो अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों के आधार पर भविष्य में उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी भविष्यवाणी की जाती है। पांचवा उद्देश्य है तथ्यों का वर्गीकरण करना। अर्थात हमने जो तथ्य एकत्रित किए हैं उनको विभिन्न आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिससे कि उनको आसानी से देखा जा सके, समझा जा सके। टेबल के माध्यम से आसानी से जो डाटा एकत्रित किया गया है उसको पहली नज़र में ही समझा जा सके। छठा जो उद्देश्य है वो है समस्याओं के कारणों की खोज करना। अर्थात हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी सामाजिक समस्या है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। बिना कारण के कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ये सामान्यतः वैज्ञानिक का मानना होता है। और जो कारण है उनकी खोज करना अनुसंधान के अंतर्गत ये अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सातवां उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना। अर्थात जब समस्याओं के कारणों की खोज कर ली गई है, कोई भी बीमारी होती है, बीमारी क्यों किस कारण से है, यदि ये जान लेते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका समाधान भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। तो उसी प्रकार से सामाजिक समस्याओं के बारे में जब कारणों की खोज कर ली जाती है तो साथ ही उनका समाधान भी निकाला जाता है कि ये समस्या किस प्रकार से हल होगी, किस प्रकार से इसका समाधान किया जा सकता है। तो अनुसंधान के अंतर्गत उन समाधानों की खोज भी की जाती है। ये बताया जाता है कि किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आठवां उद्देश्य बताया है प्रशासन को व्यवस्थित करना।
अर्थात जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात जिन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया गया है उनके बारे में जानकारी हासिल की जाती है और उन जानकारियों के आधार पर प्रशासन को भी ये पता चल जाता है कि ये समस्या के कारण क्या है, इनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इससे प्रशासन को एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और प्रशासन व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। तो इस प्रकार से प्रशासन को व्यवस्थित करने का कार्य भी सामाजिक अनुसंधान करता है। अब हम दूसरे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यवहारिक उद्देश्य की बात करें तो व्यवहारिक उद्देश्य को भी कुछ निम्नलिखित रूपों के अंतर्गत विभाजित करके देखा गया है। जैसे पहला है ज्ञान का विकास, अर्थात ज्ञान में वृद्धि करना। जो मौजूदा ज्ञान है वैज्ञानिक का और वो अनुसंधान करेगा तो अनुसंधान से नई नई चीज़ें उसको देखने को सीखने को मिलेगी और उससे स्वाभाविक है कि वैज्ञानिक का ज्ञान का विकास भी होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के और इस तरह करते हुए व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें सीखता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरा व्यवहारिक उद्देश्य बताया है प्रकार्यात्मक अध्ययन, अर्थात अनुसंधान के अंतर्गत हम जब प्रकार्यात्मक पद्धति के माध्यम से सामाजिक समस्याओं, सामाजिक विषय वस्तु, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो ये भी हम भली भांति जान पाते हैं कि ये जो विषय वस्तु है, जो समस्या है, वो किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। या तो सहयोगात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है या असहयोगात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है या तटस्थ रह करके भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रत्येक विषय वस्तु का कोई न कोई प्रकार्य अवश्य होता है। तो इस प्रकार से प्रकार्यात्मक अध्ययन भी व्यवहारिक उद्देश्य माना गया है। तीसरा है सिद्धांतों की खोज, अर्थात जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में पूर्व में कौन कौन से अध्ययन हुए हैं, उनके आधार पर क्या क्या सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, उन सिद्धांतों की खोज भी की जाती है और जो पूर्व में प्रचलित सिद्धांत है उनकी पुनर्परीक्षा भी की जा सकती है, क्योंकि समय काल परिस्थितियों के अनुसार सिद्धांतों में भी परिवर्तन आता रहता है। तो इस परिवर्तन को जानने के लिए हम सिद्धांतों की खोज करके और फिर उस वर्तमान परिस्थिति समय काल के अनुसार कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है जो कि तथ्यों पर आधारित है, उसका प्रतिपादन भी किया जाता है। चौथा जो उद्देश्य है वो है अवधारणाओं का विकास, अर्थात अनुसंधान से नई नई अवधारणाएं भी उत्पन्न होती है। अनुसंधान के अंतर्गत जो कुछ नई कॉन्सेप्ट डेवलप होती है उसका विकास भी होता है, अर्थात अवधारणाएं उत्पन्न भी होती है अनुसंधान के माध्यम से। इस प्रकार से अनुसंधान के दोनों ही उद्देश्य, चाहे वो सैद्धांतिक उद्देश्य हो या व्यवहारिक उद्देश्य हो, दोनों ही उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों ही उपयोगी है और सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को समझने के लिए सामाजिक अनुसंधान के विषय क्षेत्र को भी समझना आवश्यक है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किन किन विषय वस्तुओं को किस सीमा तक अध्ययन किया जा सकता है। तो सामाजिक अनुसंधान की विषय वस्तु, विषय क्षेत्र को हम कुछ भागों में बांट करके देख सकते हैं। जैसे पहला है संगठित समाज और उनकी सामाजिक संरचना का अध्ययन, अर्थात ऐसे समाज जो कि अपना एक संगठन रखते हैं, एक सामाजिक संरचना रखते हैं, उन समाजों का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है कि उनका संगठन किस प्रकार का है, उनकी संगठनात्मक विशेषताएं क्या क्या है, उनकी संरचना किस प्रकार से बनी हुई है, किन किन इकाइयों से मिलकर बनी हुई है, ये सब उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो विषय क्षेत्र है वो है
वैज्ञानिक अन्वेषण की नवीन परिधि निश्चित करना। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी नई जो परिधि है, जो सीमा है, उसका निश्चय करना भी होता है कि वह किस प्रकार से उसका अध्ययन करेगा, उसकी सीमाएं क्या होगी, क्या वो सुझाव देगा, क्या सिद्धांत प्रतिपादित करेगा, इस प्रकार से उसका निर्धारण भी किया जाता है। तीसरा है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा एवं नए सिद्धांतों का निर्माण। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत, जैसा कि मैंने अभी उद्देश्यों में बताया कि कोई भी वैज्ञानिक जब अनुसंधान करता है तो जिस विषय वस्तु के बारे में अनुसंधान कर रहा है उसके बारे में पहले से प्रचलित सिद्धांतों की परीक्षा भी वो करता है कि वो जो सिद्धांत पहले दिए गए हैं क्या वो वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान काल में, वर्तमान स्थान पर क्या वो उपयुक्त है या नहीं है, उसकी जांच की जाती है और नए सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा और नए सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। चौथा है नवीन प्रविधियों का निर्माण। अर्थात सामाजिक अनुसंधान में पूर्व में प्रचलित अनेक प्रविधियों को काम में लिया जाता है और अनुसंधान के दौरान कुछ नवीन प्रविधियों का निर्माण भी किया जाता है जिनके माध्यम से एक वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान कर सके, तटस्थ रूप से अनुसंधान कर सके, तथ्यों को एकत्रित कर सके, उनका विश्लेषण कर सके और इस प्रकार से वह एक नवीन प्रविधि को स्थापित भी करता है। पांचवा है परीक्षणात्मक प्रकृति। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो अध्ययन पहले से हो रखे हैं उनका परीक्षण भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के एक और रुचि का विषय क्षेत्र परीक्षणात्मक प्रकृति वाला है। इसमें सामाजिक जीवन का व्यवस्थित अध्ययन नियंत्रित और परीक्षणात्मक परिस्थितियों में करना है। इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान के विषय क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है। अब कई बार प्रश्न ये आता है कि भाई हम सामाजिक अनुसंधान क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं तो इसका मतलब सामाजिक अनुसंधान का कोई न कोई महत्व भी है, कोई न कोई उपयोगिता भी है। तो उपयोगिता को हम संक्षिप्त रूप में समझें तो उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहला अज्ञानता का निवारण। अर्थात जो समाज में अज्ञानता है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, वो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। कि जो पूर्व में प्रचलित भ्रांतियाँ हैं, जो पहले से इस तरह की किंवदंतियाँ हैं, उन सब का निराकरण इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये माना जाता है कि सामाजिक अनुसंधान अज्ञानता का निवारण करता है। दूसरा ज्ञान में वृद्धि। बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब हम नए नए विषयों पर नए नए अध्ययन करते हैं तो ज्ञान में वृद्धि भी होना स्वाभाविक है। तीसरा समस्याओं का समाधान। अर्थात समाज में जो समस्याएं हैं, समय काल परिस्थिति के अनुसार समस्याएं भी थोड़ा बहुत परिवर्तित होती रहती है, तो उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, समाधान की खोज भी अनुसंधान के माध्यम से की जा सकती है। जब समाज में जाते हैं, समस्याओं कारणों को जानते हैं तो समाधान भी आसानी से खोजा जा सकता है। कल्याण कार्य। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के आधार पर ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत सारे कल्याणकारी कार्य योजनाएं बनाती है। तो उसके लिए भी उपयोगी साबित होता है कि किस प्रकार से समाज में समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार से किया जाता है, जन कल्याणकारी कैसे हो सकती है, किस प्रकार से अधिक लोगों का कल्याण हो सकता है, किस कार्य से हो सकता है, किस प्रकार की योजना से हो सकता है, उसके लिए भी सामाजिक अनुसंधान का महत्व है। पांचवा है सामाजिक नियंत्रण। अर्थात सामाजिक अनुसंधान एक प्रकार से सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है। अर्थात
अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न समाजों में व्याप्त सामाजिक समस्याएं, सामाजिक बुराइयों को जाना जाता है, और जब जाना जाता है तो वो उजागर होती है तो अपने आप में एक सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करती है कि व्यक्ति समाज बदनामी के डर से इस प्रकार के अनैतिक और ये कार्य हैं उनको व्यक्ति नहीं करता। लोगों को समस्याओं का पता लगता है, उनके कारणों का पता लगता है, उनके समाधान का पता लगता है, तो इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। प्रशासन के लिए भी उपयोगी है सामाजिक अनुसंधान। जैसा ही बताया कि प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए, अर्थात प्रशासन को बहुत सारे जो सामाजिक क्षेत्र है उनकी जानकारियाँ, उनके आंकड़े, तथ्य आसानी से अनुसंधान के माध्यम से मिल जाते हैं। समाज सुधार के लिए भी आवश्यक है। समाज सुधार भी अपने आप में सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से होता है, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। भविष्यवाणी करने के बारे में, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के आधार पर भविष्य में तथ्यों में क्या परिवर्तन होगा, समाज में क्या परिवर्तन होगा, समाज किस प्रकार का होगा, उसके बारे में भी भविष्यवाणियाँ की जाती है। विज्ञान का विकास, अर्थात अनुसंधान के माध्यम से ही चूँकि तटस्थ अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत, जिससे कि विज्ञानों का विकास भी होता है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का विकास होता है, अधिक से अधिक क्षेत्र में प्रचलित होती है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार से ही महत्व जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को हम विभिन्न माध्यमों से समझ सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर ही सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, वैज्ञानिक प्रविधियों को काम में लिया जाता है, एक वैज्ञानिक की भांति तथ्यों का अवलोकन किया जाता है, उनको एकत्रित किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, सारणीयन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है, और निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। पूर्व में प्रचलित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है, नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान पूर्ण रूपेण सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है।